हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे, प्रैक्टिस करते रहिए। 9 तारीख में एग्जाम है, कुछ का 10 में है। जैसे जैसे आपका एग्जाम है उसी तरह से तैयारी को तेज कर दीजिए। और जब एग्जाम से 1-2 दिन रह जाएं या फिर पहला दिन हो तो फिर उस टाइम पे क्या करें, कंटेंट को रिवाइज करें, ठीक है। क्योंकि पेपर से पहले ज़्यादा हाइपर नहीं होना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल चिल होके पेपर देना है। अगर अच्छे से पेपर देंगे, बिल्कुल फ्री होके, फ्री माइंड से, तो पेपर अच्छा जाएगा। और घबराहट में क्या है, पेपर बिगड़ जाते हैं, आते आते भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, ठीक है। आज हम करने वाले हैं हिंदी की पेडागोजी में भी 50 क्वेश्चन है, 40+ क्वेश्चन हैं। तो हर एक क्वेश्चन का आंसर बताइए और लास्ट में अपना स्कोर बताना, अगर बता सकते हैं तो, ठीक है। नहीं तो कोई बात नहीं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और शेयर कर दिया करें। देखो, जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ही सपोर्ट होगा, उतना ही क्लासेस क्या है आगे तक जाएंगी, ठीक है। और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। तो आप लोग ऐसे ही जो सपोर्ट कर रहे हैं वो करते रहें, और जो नहीं कर रहे हैं वो करें सपोर्ट, ठीक है। तो क्वेश्चंस के आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 1, शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कौन सी है, बताइए। चाइल्ड सेंटर्ड क्लास कौन सी है? जिस कक्षा में अध्यापक निर्णय लेते हैं और आत्मनिर्भर होते हैं, भाई वो तो शिक्षक केंद्रित हो गई, टीचर सेंटर्ड हो गई। जिसमें अधिगम का समग्र उत्तरदायित्व अध्यापक पर होता है, तो ये भी टीचर सेंटर्ड हो गई। जिसमें विद्यार्थियों को बहुत कम संख्या पर ध्यान दिया जाता है और अधिकांश विद्यार्थियों की अनदेखी की जाती है, यानी कुछ ही बच्चों को पॉइंट आउट किया जाता है, कुछ ही बच्चों पे ध्यान दिया जाता है, बाकियों पे ध्यान नहीं दिया जाता, तो ये तो पार्शियलिटी हो गई। जिसमें शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभवों को शामिल किया जाता है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। भाई शिक्षार्थी केंद्रित यानी चाइल्ड सेंटर्ड पूछा है, तो चाइल्ड सेंटर्ड वही तो होगी जहां बच्चे को केंद्र में रखा जाएगा, बच्चे के अनुभवों को ध्यान में रखा जाएगा, बच्चे के पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, बाकी सारे गलत हैं, ठीक है। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के लिए आकलन का उदाहरण है? वार्षिक परीक्षा, मध्य सत्रांत परीक्षा, पोर्टफोलियो, सप्ताह में दिए जाने वाले प्रदत्त कार्य। तो बताइए अधिगम के लिए आकलन इंग्लिश में क्या बोलेंगे? असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग। अब फॉर लर्निंग कौन सा होता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट जो क्लास के दौरान हो, और क्लास के दौरान का मतलब है सप्ताह में दिए जाने वाले प्रदत्त कार्य है, ठीक है। भाई सप्ताह में सबसे नजदीक का ऑप्शन यही तो है कि सप्ताह में आकलन हो रहा है, तो उससे अच्छा क्या होगा? वार्षिक परीक्षा है ये, तो ये क्या होगा? ये सम्मेटिव होगा। इसे क्या बोलते हैं हिंदी में? योगात्मक आकलन। मध्यम सत्रांत परीक्षा, ये भी सम्मेटिव के अंदर आएगा और ये भी सम्मेटिव के अंदर आएगा। तो डी ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए। मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता क्या है? मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है? ए ऑप्शन है प्रत्येक शिक्षार्थी अपनी विद्यालय शिक्षा अपनी मातृभाषा में आरंभ करती है और उसके बाद अंग्रेजी माध्यम में अध्ययन करते हैं, यानी स्टार्टिंग तो मदर टंग से करेंगे लेकिन आगे जाके मीडियम क्या हो जाएगा? इंग्लिश हो जाएगा। या फिर बी ऑप्शन है सभी विद्यालयों में मातृभाषा या घर की भाषा माध्यम के रूप में इस्तेमाल हो, घर की भाषा सभी विद्यालयों में मातृभाषा हो। या फिर प्रत्येक शिक्षार्थी अपनी आरंभिक शिक्षा विद्यालय में मातृभाषा या घर की भाषा में आरंभ करती हैं और बाद में अधिक भाषाओं से जुड़ते हैं, यानी स्टार्टिंग तो मदर टंग से करें, फिर आगे क्या है और लैंग्वेजेस को ऐड ऑन करते चले जाएं। डी ऑप्शन है सभी विद्यालयों में अभिभावक की मांग को पूरा करने के लिए अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई लेना, कि भाई पेरेंट्स कह रहे हैं कि हमारे बच्चों को इंग्लिश में पढ़ाओ, तो इंग्लिश का ही मीडियम रखना चाहिए। मीडियम कैसा हो? इंग्लिश का। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? मातृभाषा आधारित बहुभाषा, यानी जिसमें मातृभाषा भी हो और बहुभाषिकता भी हो। तो सी ऑप्शन हमारा ठीक है कि जब बच्चे की स्टार्टिंग करें, स्कूल में वो पढ़ाई शुरू करे तो मातृभाषा हो, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो तो लैंग्वेज ऐड ऑन करते चले जाएं, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है क्या? भाई विद्यालय में अधिगम के लिए बहुभाषिकता और भाषाओं की शक्ति आवश्यक है, यानी क्लास में क्या है? बहुभाषिकता भी होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा भाषाएं होंगी तो वो क्या है? पावर का काम करेंगी। बी ऑप्शन है आगे की शिक्षा को सहज बनाने के लिए
विद्यालय में प्राथमिक चरण में माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा हो, यानी जिससे क्या है बच्चे का आगे जाके सेटलमेंट हो जाए, आगे के लिए काम आए, इसलिए क्या होना चाहिए, अंग्रेजी पढ़ाई जाए बच्चों को। सी ऑप्शन है सभी भाषा अधिगम मातृभाषा में ही होना चाहिए, यानी क्या है मातृभाषा में ही अधिगम होना चाहिए, सिर्फ मदर टंग ही रहे। बच्चों को अपनी रुचि के अनुसार अनेक भाषाएं सीखनी चाहिए, बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग भाषा हो। भाई बच्चों को ना पसंद हो आगे जाके इंग्लिश, ना पसंद हो हिंदी, और बच्चों को अगर पढ़ना ही पसंद ना हो, तो ये गलत है। ए ऑप्शन हमारा ठीक है कि क्या है विद्यालय में अधिगम के लिए यानी लर्निंग किस में होनी चाहिए, बहुभाषिकता, और क्या है जो भाषाएं हैं ये सख्ती आवश्यक है, यानी ज्यादा से ज्यादा लैंग्वेज है तो ये अच्छी बात है। ये क्या है क्लास में इस चीज को पोषित करना चाहिए, बहुभाषिकता को एक संसाधन के रूप में मानना चाहिए। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, मिश्रित अधिगम कौन सा है बताइए, जिसे ब्लेंडिंग कहते हैं या मिक्स्ड लर्निंग। ए ऑप्शन है व्याकरण, अनुवाद विधि और संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण का मिश्रण, यानी क्या है कम्युनिकेशन मेथड और ट्रांसलेशन मेथड को अगर मिक्स कर दें तो मिश्रित अधिगम होगा। या फिर भाषा शिक्षण के लिए 2 ऐप के मिश्रण का प्रयोग, यानी 2 ऐप को मिक्स कर दें, व्हाट्सएप फेसबुक को मिक्स कर दें, इंस्टा को मिक्स कर दें। एक ही कक्षा में 2 भाषाएं सीखना, या फिर पारंपरिक अधिगम और वेब आधारित ऑनलाइन उपागम का मिश्रण। तो बताइए कौन सा मिश्रित अधिगम है, कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। भाई मिश्रित अधिगम होता है कि जो हम पुराने तरीके से या फिर कॉलेज में या फिर स्कूल में पढ़ रहे हैं और जो हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, जैसे कि आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं और किसी कोचिंग सेंटर में जाके पढ़ रहे हैं, तो दोनों का जो मिश्रण होता है वो कहलाता है मिश्रित अधिगम। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए, कुल भौतिक प्रतिक्रिया यानी टीआरपी में किसकी केंद्रीय भूमिका होती है। टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स में किसकी भूमिका होती है, किसका रोल होता है, शिक्षक का, अभिभावक का, परिवार का, या फिर विद्यार्थी का। बताइए किसका रोल होता है। देखो भाई टीआरपी क्या होता है, टीपीआर क्या होता है कि क्लास में टीचर कुछ भी पढ़ा रही है तो टीचर जो गतिविधि करेगी, टीचर जो गेस्चर्स करेगी, फिर बच्चे भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है, जैसे कि छोटे बच्चे कभी भी पोएम सुनाते हैं तो उनसे पोएम सुनिए, वो कूद कूद के नाच नाच के सुनाएंगे, तो वो कैसे करते हैं, टीचर उन्हें कराती है, टीचर उन्हें करती है पहले, फिर बच्चे करते हैं। ठीक है, तो क्या है शिक्षक की भूमिका होती है केंद्र में। तो ए ऑप्शन हमारा ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बताइए, एक भाषा शिक्षक एक समूह परियोजना पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन का आकलन करना चाहता है। यहाँ व्यक्तिगत प्रदर्शन के मूल्यांकन के मापदंड क्या आधार होंगे, यानी अलग अलग बच्चे का अगर मूल्यांकन करना है तो क्या तरीका होगा उसका। समान आयु के साथियों के प्रदर्शन का आधार, कि एक एज के जो बच्चे हैं उनका एक साथ डेमोन्स्ट्रेशन करें, एक साथ प्रदर्शन करें। प्रत्येक विद्यार्थी का स्वयं का पिछला स्तर, कि बच्चे का क्या है पिछला स्तर देखें, सिर्फ सारे बच्चों का नहीं, पिछला स्तर का मतलब बैकग्राउंड नहीं है, यानी बच्चा पहले से क्या जानता है, क्या उसका लेवल है, कितना मतलब कितना वो पढ़ पा रहा है, कितना समझ पा रहा है। या फिर समूह प्रदर्शन का स्तर, या फिर सभी के लिए एक समान मानदंड, यानी सभी के लिए एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि भाई जैसे सीटेट है 90 नंबर है सभी के लिए, चाहे किसी का कुछ भी आईक्यू हो, कोई इंटेलिजेंट हो, कोई डल हो, बस 90 नंबर तुम्हें लाने हैं। तो ये तरीका अच्छा नहीं है। ये बच्चों की क्या है, हर बच्चे का माइंड एक जैसा तो नहीं हो सकता, तो मूल्यांकन का क्या तरीका होना चाहिए कि बच्चे की तुलना बच्चे से ही करें, है ना। बच्चे का पिछला स्तर देखें कि भैया इसने कितना इम्प्रूव किया है। अब मैं हूँ चाहे आप हैं, हमारा मूल्यांकन कैसे होना चाहिए कि हमने 6 महीने में क्या सीखा। अगर हमने 6 महीने में कुछ सीखा है या हमारे अंदर कुछ इम्प्रूव हुआ है तो इसका मतलब हमने पढ़ाई की है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा ठीक है। वैसे होता नहीं है ऐसे, है ना पढ़ते ही रहते हैं बच्चे तो इस एज में। 7th का क्या है, बी ऑप्शन है। अब कौन देखता है इस चीज को, सबे क्या है, सबे प्रूव चाहिए सबको कि हाँ जॉब है आपके हाथ में या फिर आप पे टैग लगा है किसी चीज का, तो ठीक है, नहीं तो आप चाहे किसी भी लेवल के हो कोई वैल्यू नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 8, एक अध्यापक कक्षा में वस्तुओं के ऊपर वस्तु का नाम शिक्षार्थी की भाषाओं अंग्रेजी तथा शिक्षार्थियों द्वारा जानी गई अन्य भाषाओं में लिखती है, यानी जो बच्चे को भाषा आती है बच्चों की भाषा या अंग्रेजी भाषा में ही लिखती है। ठीक है, यहाँ पर अध्यापक क्या करने का प्रयास कर रही है। ए ऑप्शन है शिक्षार्थियों को वर्णमाला के अक्षरों से परिचित करवा रही है, या फिर
शिक्षार्थियों में भाषा संबंधी जागरूकता पैदा कर रही है, या फिर शिक्षार्थियों में लिपि संबंधी जागरूकता की समझ विकसित कर रही है, या डी ऑप्शन है कक्षा में भाषा समृद्ध परिवेश सर्जित कर रही है। तो बताइए टीचर क्या कर रही है, बच्चों की भाषा में भी लिख रही है, बच्चे जो जानते हैं भाषा उसमें लिख रही है, तो क्या कर रही है वो, इंग्लिश में भी लिख रही है, हिंदी में भी लिख रही है, तो क्या कर रही है वो, एक वातावरण दे रही है बच्चों को, समृद्ध वातावरण दे रही है, यानी ये क्या है, रिच एनवायरनमेंट दे रही है। तो डी ऑप्शन हमारा ठीक है, लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट उन्हें वो दे रही है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 बताइए, भाषांतरण यानी ट्रांसलैंग्वेजिंग से क्या तात्पर्य है? भाषा की कक्षा में अनेक भाषाओं का शिक्षण, या फिर एक ही कक्षा में अनेक भाषाओं या किसी विषय वस्तु के शिक्षण अधिगम के लिए एक भाषा के बाद दूसरी भाषा का प्रयोग करना। सी ऑप्शन है कक्षा में शिक्षा अधिगम और बोलने के लिए अनेक भाषाओं का इस्तेमाल करना। डी ऑप्शन है सभी विषय वस्तुओं और साथ ही साथ भाषाओं को एक ही भाषा में पढ़ाना। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? भाई ट्रांस लैंग्वेजिंग होता है, जैसे कि मैं हिंदी यूज कर रही हूँ और बीच बीच में इंग्लिश बोल रही हूँ, जैसे मैं भाषांतरण बोलूँ और बताऊँ कि क्या है ये ट्रांस लैंग्वेजिंग है। ट्रांस लैंग्वेजिंग को बता रही हूँ कि ये भाषांतरण है या भाषा अनुवाद है। ठीक है, तो क्या है, मैं लैंग्वेजेस को क्या है स्विच ऑन कर रही हूँ, स्विच कर रही हूँ जल्दी जल्दी। तो क्या है, सी ऑप्शन हमारा ठीक होगा कि कक्षा में शिक्षा अधिगम और बोलने के लिए अनेक भाषाओं का इस्तेमाल करना। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा ठीक है, यानी पढ़ाते टाइम क्या कर रहे हैं, एक भी भाषा बोल रहे हैं, हिंदी भी बोल रहे हैं, इंग्लिश भी बोल रहे हैं, कोई अदर लैंग्वेज भी ऐड ऑन कर रहे हैं, तो ये क्या है, ट्रांस लैंग्वेजिंग कहलाता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 बताइए, बोली से क्या तात्पर्य है? भाई देखो इस बार क्या हुआ, जो इंग्लिश के क्वेश्चन है सेम हिंदी के क्वेश्चन है। अगर आप हिंदी पढ़ते हैं तो इंग्लिश के अपने आप कवर हो जाते हैं, अगर आप हिंदी पूरी पढ़ते हैं तो आपकी इंग्लिश अपने आप कवर हो जाती है। इसी बार हुआ है ऐसा, पहले नहीं हुआ है, पहले अलग आया करती थी, हिंदी की पेडागोजी अलग और इंग्लिश की पेडागोजी अलग, क्योंकि कुछ ही टॉपिक मिलते थे, सारे टॉपिक नहीं मिला करते थे। अब की बार इन्होंने क्या किया, अपना काम आसान करने के लिए सीधी ट्रांसलेशन कर दी हिंदी की। ठीक है, तो अगर आप इंग्लिश अच्छे से पढ़ते हैं तो हिंदी कवर हो जाएगी, अगर आपसे इंग्लिश अच्छी आती है तो आपको हिंदी भी अच्छे से आप कर लेंगे। अब पता नहीं इस बार क्या चल रहा है, अभी जब पेपर हो जाएंगे उसके बाद पता चलेगा कि किस तरह से पेपर आए थे, है ना। बोली से क्या तात्पर्य है? ए ऑप्शन है किसी एक क्षेत्र या सामाजिक समूह की वाचन विशेषता कि एक समूह में बोली जाने वाली भाषा, एक एरिया में बोली जाने वाली भाषा, किसी क्षेत्र में, ठीक है, किसी एक क्षेत्र विशेष के लोगों द्वारा लेखन के लिए इस्तेमाल की जा रही भाषा कि लिखने में जो इस्तेमाल हो वो बोली कहलाती है, या फिर सी ऑप्शन है किसी कार्य विशेष से संबंध रखने वाले लोगों की वाचन विशेषता कि किसी एक काम वाले लोगों से, जैसे डॉक्टर हैं उनकी लैंग्वेज तो वो बोली होगी, या फिर सत्ताधारी लोगों द्वारा इस्तेमाल की जा रही भाषा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? भाई क्या है, भाषा तो पूरे देश में बोली जाती है, लेकिन बोली क्या होती है कि किसी भी पर्टिकुलर एक एरिया में, किसी भी एक क्षेत्र में बोले जाने वाली जो भाषा होती है उसे बोली कहते हैं। तभी तो कहते हैं कि यूपी की बोली है, ये हरियाणा की बोली है, ये राजस्थान की बोली है ना। तो ए ऑप्शन हमारा ठीक है। ठीक है भाई, ए ऑप्शन हमारा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 बताइए, यदि शिक्षक विद्यार्थियों को शब्दावली सीखने में मदद करना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे प्रभावशाली होगा? बच्चों को क्या है, वोकैब सिखाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है कहानी और चित्रों का प्रयोग कराएं, दोहराव और ड्रिल का उपयोग कराएं, या लिखित अभ्यास का प्रयोग कराएं, या पाठ्य पुस्तक का प्रयोग कराएं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? बच्चों को वोकैब सिखानी है तो सबसे बढ़िया है कि उन्हें कहानी के माध्यम से सिखाएं, चित्रों के माध्यम से सिखाएं, उन्हें वर्ड बताएं, कोई भी फिगर दिखा रहे हैं, आम की फिगर दिखा रहे हैं, मैंगो है ये, संतरे की फिगर दिखा रहे हैं कि ऑरेंज है ये, है ना। तो इसी तरह से बच्चों को क्या है, वोकैब सिखानी है। तो ए ऑप्शन हमारा ठीक है, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 12 बताइए, बहुभाषावाद शिक्षा का एक ऐसा संसाधन है जिसका उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है बहुभाषावाद का? शिक्षण अधिगम के लिए शिक्षार्थियों की भाषा का उपयोग करना कि क्लास में जो लर्निंग की जा रही है या कुछ पढ़ाया जा रहा है वहाँ बच्चों की भाषा का उपयोग हो।
शिक्षार्थियों की यथासंभव अधिक से अधिक भाषाएं सिखाना, कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज आनी चाहिए, हिंदी भी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सारी भाषाएं सिखाना। या फिर शिक्षण अधिगम के लिए शास्त्रीय भाषाओं का उपयोग करना, क्लासिकल लैंग्वेज का यूज करना। फोर्थ ऑप्शन है नौकरियों के लिए अंग्रेजी भाषा और संस्कृत के लिए मातृभाषा सीखने के सक्षम बनाना, कि क्या है जॉब के लिए तो इंग्लिश पढ़ा दें और क्या है वैसे संस्कृत पढ़ा दें या हिंदी पढ़ा दें। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? भाई बहुभाषावाद का होता है मतलब कि अलग अलग पृष्ठभूमि से जो बच्चे आ रहे हैं एक दूसरे से सीख लेते हैं भाषा, ठीक है, वो होता है बहुभाषावाद। तो बच्चों की भाषा प्रयोग करके कक्षा में कुछ भी पढ़ाना, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा ठीक है। इसका उद्देश्य ये है कि हर बच्चा क्या है ज़्यादा से ज़्यादा भाषा सीख सके, थोपनी नहीं है, सिखानी नहीं है उसे कि भाई इंग्लिश भी सीख, हिंदी भी सीखो, ऐसे नहीं, अपनी मर्जी से एक दूसरे से प्रयोग कर करके ही सीख लेंगे वो, है ना। तो ए ऑप्शन हमारा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 बताइए, बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि भाषा से संबंधित है? किससे? लैंग्वेज से संबंधित है। प्रवाह सटीकता बुद्धि, भाषाई मौखिक बुद्धि, शब्दावली व्याकरण बुद्धि या दृश्यात्मक के स्थानीय बुद्धि। तो बताइए कौन सी एक ठीक होगी? भाई भाषा से संबंधित है तो भाषाई बुद्धि तो होगी, है ना। तो सेकंड ऑप्शन हमारा ठीक है, यानी जिन्हें भाषा में प्रवाह हो, भाषा बहुत अच्छी तरह से यूज कर लेते हैं, बिल्कुल फ्लुएंसी के साथ क्या है लैंग्वेज को यूज करते हो बिल्कुल अच्छी तरह, जैसे कि ये प्रेस रिपोर्टर करते हैं, है ना, फटाफट फटाफट बोलते हैं, कोई भी एक गलत वर्ड इनके मुंह से नहीं निकलता। तो क्या है इनके अंदर इतनी फ्लुएंसी होती है लैंग्वेज, यानी इनके अंदर पाई जाती है भाषाई बुद्धि। तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 बताइए, इनमें से कौन से बहुभाषावाद के लाभ हो सकते हैं? समृद्ध शब्दावली और प्रभावशाली भाषण, भाई मक्खी ने परेशान कर दिया। अन्य संस्कृतियों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान। थर्ड ऑप्शन है सीमित रोजगार के अवसर। फोर्थ ऑप्शन है परभाषिक जागरूकता। तो बताइए बहुभाषावाद के क्या लाभ हो सकते हैं? भाई क्या है, अगर क्लास में मल्टीलिंग्वलिज्म होगा तो क्या है बच्चों की वोकैब भी अच्छी होगी और प्रभावशाली उनका भाषण होगा, ठीक है। अन्य संस्कृतियों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान भी, यानी दूसरे के कल्चर की रेस्पेक्ट भी करना सीखेंगे बच्चे। और क्या है, ये गलत है कि सीमित रोजगार के अवसर, यानी अगर बच्चों को ज़्यादा भाषा आ गई तो उनके रोजगार के अवसर खत्म हो जाएंगे या सीमित हो जाएंगे। तो ऐसा थोड़ी है, ऐसा थोड़ी है कि रोज भाई हम मुझे अगर ज़्यादा भाषा आ गई तो फिर जॉब के कोई ऑप्शन ही नहीं बचेंगे, हैं, ये तो गलत है ना। परभाषिक जागरूकता यानी ज़्यादा से ज़्यादा भाषाओं के बारे में क्या है जागरूक होंगे। तो फर्स्ट भी ठीक है, सेकंड भी ठीक है और फोर्थ भी ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ डी ऑप्शन में हमारे दिए गए हैं, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, वाइगोत्स्की के अनुसार जब कोई बच्चा या बच्ची भाषा की मदद से अपने स्वयं के कार्यों को निर्देशित करती है, यानी गाइड देयर एक्शंस, लेकिन वह भाषा दूसरों के लिए श्रव्य नहीं है, यानी दूसरे सुन नहीं सकते, उसके वाचन को क्या कहेंगे? यानी अपने ही एक्शंस को गाइड कर रही है, लेकिन कैसे गाइड कर रही है, वो आवाज़ किसी को सुन नहीं रही है। आंतरिक भाषण, निजी भाषण, सामाजिक भाषण या फिर आत्म केंद्रित भाषण। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? भाई वाइगोत्स्की किसकी बात करते हैं? भाई ये तीनों तो चलो वाइगोत्स्की से रिलेटेड है, लेकिन ईगोसेंट्रिज्म की बात प्याजे करते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा कट गया। और क्या है, कह रही है कि अपने एक्शंस को गाइड करिए लेकिन श्रव्य नहीं है, यानी मन मन में बोल रही है, और मन मन में बोल रही है तो क्या होगा, आंतरिक भाषण होगा। क्या होगा? आंतरिक भाषण, यानी साइलेंट इनर स्पीच, साइलेंट इनर स्पीच, ठीक है। क्या है, मन मन में ही बोल रही है। निजी भाषण होता है प्राइवेट स्पीच, यानी जब बच्चा अपने ही एक्शंस को गाइड करता है लेकिन क्या है अकेले में बैठ के बोलता है। सामाजिक भाषण यानी सोशल स्पीच, जब अपने घर को से मम्मी पापा से बोलता है पानी दे दो, दूध दे दो, खाना दे दो, ठीक है, तो ये होता है सोशल स्पीच। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है, मन मन में ही बोल रही है वो, साइलेंट इनर स्पीच। क्वेश्चन नंबर 16 बताइए, भाषा विज्ञान की कौन सी शाखा भाषा संदर्भ में भाषा से जुड़ी है, यानी किससे जुड़ी है, कंटेक्स्ट से जुड़ी है, ठीक है। क्या होगा, अर्थ विज्ञान होगा या उपयोगिता विज्ञान होगा या आकृति विज्ञान होगा या स्वर विज्ञान होगा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा।
भाषा विज्ञान की कौन सी शाखा जो भाषा संदर्भ में भाषा से जुड़ी है, कंटेक्स्ट से जुड़ी है, तो वो होगा उपयोगिता विज्ञान। क्या होगा? उपयोगिता विज्ञान यानी प्रेग्मेटिज्म। क्या होगा? प्रेग्मेटिज्म। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसे यूटिलिटी साइंस भी बोल लो अगर गूगल ट्रांसलेशन करना है तो। क्वेश्चन नंबर 17 बताइए, समूह वाद विवाद में भाग लेने के लिए भाषा शिक्षक एक शर्त रखता है कि समूह में 4 विद्यार्थी कनिष्ठ से तथा 1 विद्यार्थी वरिष्ठ वर्ग से होना चाहिए। यानी क्या है? एक क्या होना चाहिए? बड़ी क्लास का बच्चा होना चाहिए, 4 छोटी क्लास के बच्चे हों जो आवश्यकता पड़ने पर कनिष्ठ की सहायता कर सके। क्या कर सके? सहायता कर सके। समूह निर्माण का यह विचार किसके सिद्धांत पर आधारित है? क्या है? समूह निर्माण, ग्रुप डिस्कशन। कौन करता है इसकी बात? ग्रुप डिस्कशन की, समूह वाद विवाद या फिर सहायता, स्कैफोल्डिंग या असिस्ट करना, कौन करता है इनकी बात? तो बताइए कौन करता है इनकी बात? पियाजे का सिद्धांत, सेकंड है वाइगोत्स्की का सिद्धांत, थर्ड है ब्लमफील्ड का सिद्धांत, फोर्थ है क्रेशन का सिद्धांत। तो भाई इसकी बात कौन करते हैं? वाइगोत्स्की करते हैं। वाइगोत्स्की करते हैं कि बच्चा क्या है, अंतःक्रिया करके सीखता है, समूह में सीखता है, पीयर लर्निंग के थ्रू सीखता है, डिस्कशन के थ्रू सीखता है। बच्चों को क्या है, ग्रुप डिस्कशन कराना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करें एक दूसरे से, बच्चे एक दूसरे से करें, टीचर्स के साथ करें। तो सेकंड ऑप्शन हमारा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 बताइए, समूह प्रस्तुति के दौरान यदि किसी विद्यार्थी के द्वारा अनुचित व्यवहार प्रदर्शित किया जाता है, एक अध्यापक होने के नाते आप क्या करना चाहेंगे? अगर एक बच्चा क्या है कुछ अलग सा ही व्यवहार कर रहा है, कोई भी गलत हरकत कर रहा है, तो क्या करेंगे? समूची कक्षा के सामने उस पर चिल्लाएंगे, यानी पूरी क्लास के सामने चिल्लाएंगे कि ओए ऐसे मत कर, हैं? उससे बात करेंगे, उससे प्यार से कहेंगे बेटा क्यों कर रहे हो ऐसा। उससे सभी के सामने बात करेंगे, सभी के सामने तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी, है ना, और हमें बच्चे की बेइज्जती करनी नहीं है। उसे कुछ भी नहीं कहेंगे और उसे स्वयं अनुशासित होने की अपेक्षा करेंगे, कि इग्नोर कर देंगे कि चल जैसे जैसे बड़ा होगा खुद डिसिप्लिन में आ जाएगा, है। तो ऐसा भी नहीं करेंगे। हम क्या है सॉल्यूशन ढूंढेंगे, और सॉल्यूशन ऐसा ढूंढेंगे जो बच्चे के हक में जाए और पॉजिटिव जाए, ठीक है। यानी उससे क्या है बात करेंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हो, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 बताइए, लेखन की योग्यता में कमी, यानी क्या है लेखन में कमी आ रही है, लिखने में जिसको दिक्कत है, जो विकृत हस्तलेखन से संबंधित है, को क्या कहेंगे बताइए। लेखन संबंधित विकार उसे क्या बोलते हैं? लेखन वैकल्य डिस्ग्राफिया, क्रिया वैकल्य डिस्प्रेक्सिया, गणन वैकल्य डिस्कैल्कुलिया, वाचन वैकल्य डिसलेक्सिया। तो बताइए भाई लेखन से संबंधित विकार है तो लेखन वैकल्य ही तो होगा। लेखन वैकल्य क्या होता है? डिस्ग्राफिया, जिस बच्चे को लिखने संबंधित विकार हो। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा ठीक है। डिस्प्रैक्सिया यानी बच्चे का कोऑर्डिनेशन नहीं बन रहा है। डिसकैल्कुलिया यानी उससे गुना भाग नहीं हो रहे, मैथ की कैलकुलेशन नहीं हो रही है। डिसलेक्सिया यानी बच्चे को पढ़ने संबंधित विकार है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। एक क्वेश्चन आता ही आता है इससे। क्वेश्चन नंबर 20 बताइए, शिक्षिका विद्यार्थियों को कुछ पर्चियों पर अधूरे अधूरे वाक्य लिखकर देती हैं। विद्यार्थियों को प्रत्येक अधूरे वाक्य को उसके सही भाग से जोड़ना है। कक्षा में ऐसी गतिविधि कराने का क्या उद्देश्य हो सकता है बताइए। सही वाक्य विन्यास पर ध्यान केंद्रित करना। क्या है? टीचर अधूरे सेंटेंस को उसके सही भाग से जोड़ने के लिए कह रही है। टूटे फूटे सेंटेंस दे रही है यानी इनकरेक्ट, और कह रही है कि इन्हें करेक्ट करो, यानी सही से लगाओ, एक स्ट्रक्चर में लगाओ। सेकंड ऑप्शन है लेखों की रचना करना सिखाना। थर्ड ऑप्शन है विराम चिन्हों पर ध्यान केंद्रित करना। फोर्थ ऑप्शन है शिक्षार्थियों को अपने वाचन में सुधार योग्य बनाना। तो बताइए कौन सा ऑप्शन अच्छा होगा। भाई टीचर क्या कराने की कोशिश कर रही है इस गतिविधि के माध्यम से? टीचर उन्हें वाक्य विन्यास सिखा रही है कि भैया सेंटेंस ऐसे ऐसे लगाए जाते हैं। पहले सब्जेक्ट आती है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो इसी तरह से सेंटेंस का पूरा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो टीचर क्या कर रही है? उन्हें सिंटैक्स सिखा रही है। क्या सिखा रही है? सिंटैक्स, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 बताइए, मनुष्य भाषा अर्जन की क्षमता के साथ जन्म लेते हैं, यह कथन किससे संबंधित है?
बताइए, जन्मजात हमारे अंदर भाषा बोलने की शक्ति होती है, ऐसा कौन कहते हैं? वाइगोत्स्की कहते हैं, पियाजे कहते हैं, या चोम्स्की कहते हैं, या फिर ब्रूनर कहते हैं? भाई ये तो सभी को पता है कि ये चोम्स्की कहते हैं कि क्या है, मनुष्य के अंदर भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा समाज भाषा विज्ञान का हिस्सा नहीं है? सोशियो लिंग्विस्टिक का। सत्तात्मक कार्य को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक तथा भाषा परिवर्तन पर उनके प्रभाव का अध्ययन, इसके अंदर इसकी स्टडी की जाती है। सेकंड ऑप्शन है बोलने से संबंधित कुछ विशेषताओं के प्रति लोगों का व्यवहार का अध्ययन। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है बोलचाल की भाषा में ध्वनियों का अध्ययन। फोर्थ ऑप्शन है समाज में बोली के बारे में सामान्य दृष्टिकोण। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा बताइए? भाई सारे ही ऑप्शन ये भी ठीक है कि समाज में बोली के बारे में कैसा दृष्टिकोण है, और बोलने से संबंधित का अध्ययन भी इसके अंदर ही करेंगे, और राजनीतिक, सामाजिक, भाषा परिवर्तन तो इसका अध्ययन भी इसके अंदर ही करेंगे। लेकिन ध्वनियों की बात नहीं होगी, इसमें साउंड की बात थोड़ी ना होगी कहीं भी समाज भाषा विज्ञान में। तो थर्ड ऑप्शन हमारा ठीक है, नहीं पूछा है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन पे हम जाएंगे। कंप्यूटर जी लॉक कर दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कौशल के शिक्षण हेतु सबसे उपयुक्त गतिविधि है? बताइए। कविता वाचन कराना चाहिए, कक्षा में नाटक करना, वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित कराना, और भाषा प्रतियोगिता का आयोजन करना। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन ठीक होगा लैंग्वेज स्किल डेवलप करने के लिए? भाई सबसे बढ़िया जो ऑप्शन होगा, कि सबसे बढ़िया ऑप्शन होता है रोल प्ले करना, नाटक करना। सबसे बढ़िया होता है रोल प्ले, ड्रामा करना। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 बताइए, सृजनात्मक लेखन के विकास के लिए सबसे उपयुक्त अभ्यास की आवश्यकता है, यानी क्रिएटिव राइटिंग के लिए। किसके लिए? क्रिएटिव राइटिंग के लिए। क्रिएटिव राइटिंग कैसे होगी? औपचारिक लेखन करें, या फिर अनौपचारिक लेखन की आवश्यकता है, या फिर प्रतिवेदन लेखन की, या फिर निबंध लेखन की? तो बताइए कौन सा एक सही होगा? फॉर्मल होगी, फॉर्मल राइटिंग, इनफॉर्मल राइटिंग होगी, या फिर रिपोर्ट राइटिंग होगी, या फिर एस्से राइटिंग होगी? बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? भाई क्रिएटिव लिखना है कुछ। फॉर्मल का तो मतलब है कि अगर हमने बुक से उतार दिया सीधा, या फिर फॉर्मली तरीके से लिखा कुछ भी स्ट्रक्चर्ड तरीके से। रिपोर्ट तो रिपोर्ट राइटिंग होती है, निबंध यानी कोई भी एस्से लिखना। ठीक है, लेकिन अनौपचारिक राइटिंग होती है जिसमें हम कुछ क्रिएटिव लिखते हैं, जैसे कि किसी भी फ्रेंड को क्या है लेटर लिखना हो, तो हम क्या है कुछ ऐसा लिखने की कोशिश करेंगे कि आपका फ्रेंड जो है उसे देख के खुश हो जाए, पढ़े, कुछ यूनिक लगे उसे कि हाँ भाई मेरे फ्रेंड ने ये बात अच्छी बोली है ना, मुंह पे स्माइल आ जाए। कुछ भी क्रिएटिव लिखने के लिए, कुछ भी यूनिक लिखने के लिए हम क्या करेंगे? इनफॉर्मल राइटिंग करेंगे। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा ठीक है, किसी को पत्र लिखना। तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 बताइए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को अनुदेशन माध्यम बनाने की सिफारिश करता है? बताइए क्या मीडियम होना चाहिए? मातृभाषा होना चाहिए, क्षेत्रीय भाषा होना चाहिए, 8वीं अनुसूची में सम्मिलित कोई भी भाषा होनी चाहिए, या फिर अंग्रेजी होनी चाहिए? तो बताओ भाई कौन सी भाषा होनी चाहिए? ये तो सभी को पता है कि भैया मातृभाषा होनी चाहिए। बच्चों को मातृभाषा में ही पढ़ाना है जिससे वो टच कर सकें, है ना। अगर जैसे आप लोग हैं, हम बड़े हैं, हमें कोई बिल्कुल सिंपली पढ़ा रहा है तो हमें वही तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और कोई बिल्कुल ऐसे पढ़ा रहा है, बुकिश लैंग्वेज में पढ़ा रहा है, बिल्कुल एक टीचर की तरह पढ़ा रहा है, जैसे कि टीचर की इमेज बनी होती है बिल्कुल स्ट्रिक्ट वाला है, तो ऐसा डर ही लगेगा, कुछ भी समझ नहीं आएगा, है ना। अगर सिंपल पढ़ा रहे हैं, जैसे कोई भी अपना फ्रेंड बता रहा है, जैसे फ्रेंड लोग पढ़ाते हैं, ऐसे ही अगर टीचर पढ़ा रहा है फ्रेंडली बिहेव करके, तो जब ज़्यादा मज़ा आएगा ना। तो इसलिए क्या है, बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाना चाहिए, उनके घर जैसी लगता है उन्हें, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 26, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पढ़ाने की आगमन पद्धति है। बताइए आगमन पद्धति में क्या होता है? जटिल से सरल की ओर जाते हैं, या फिर उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, या फिर नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं, या व्याकरण की पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित रहते हैं? तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा?
भाई नियम से उदाहरण तो होगा निगमन, नी से नियम, नी से निगमन, तो ये होगा निगमन। ठीक है, और पूछा क्या है आगमन, आगमन उल्टा होगा यानी उदाहरण से नियम। बस एक याद कर लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। और पूछे तो ही जाते ही हैं। 28 तारीख की शिफ्ट में पूछा गया था, फर्स्ट शिफ्ट में, इंडक्टिव डिडक्टिव से क्वेश्चन, तो बी ऑप्शन हमारा ठीक होगा। ठीक है, उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 बताइए, कहानी पढ़ने के बाद कक्षा में कौन सी गतिविधि सबसे कम प्रभावी है? कहानी को दोहराना, कहानी को अंत परिवर्तित करना, मतलब उसका एंड जो है उसे परिवर्तित करना, उसे बदलना, या कहानी को आगे बढ़ाना, या कहानी को अपने शब्दों में कहना। देखो भाई, अपने शब्दों में अगर बच्चे कह रहे हैं वो तो बेस्ट ऑप्शन होगा ही, और कहानी को कंटिन्यू कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं तो भी ठीक है। कहानी का अंत परिवर्तित कर रहे हैं, उसकी एंडिंग को चेंज कर रहे हैं, ये भी ठीक है। लेकिन कहानी को दोहराना तो मतलब याद करना, बार बार एक कहानी को दोहराते रहेंगे तो ये तरीका सबसे कम प्रभावी है। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 बताइए, भाषा की कक्षा में बच्चों को किसी त्योहार विशेष के बारे में बताना है, तो आप क्या करेंगे? किसी पुस्तक से उसके बाहर के बारे में पढ़कर सुनाएंगे, उस टॉपिक के बारे में पढ़ के सुनाएंगे, या फिर बच्चों को उस त्योहार के बारे में अपने अपने अनुभव सुनने के लिए कहेंगे, यानी बच्चों से कहेंगे कि भाई तुम बताओ इस त्योहार पे तुम्हारे यहाँ क्या होता है, तुम क्या समझते हो इस त्योहार से, क्या होना चाहिए, कैसे कैसे तैयारियां होती हैं, क्या गतिविधियां होती हैं। या फिर उस त्योहार पर गृह कार्य के रूप में निबंध लिखने के लिए कहेंगे, या फिर श्याम पट पर उस त्योहार विशेष के बारे में लिख देंगे कि भैया यहाँ लिख दिया है, पूरा उतार लो, रट्टा कर लो। तो ऐसे नहीं करेंगे, और ना ही निबंध लिख के लाने के लिए कहेंगे और किसी की बुक में से पढ़ के सुनाना, ये भी गलत तरीका है। सबसे बढ़िया है कि बच्चों से ही पूछेंगे कि तुम क्या समझते हो, तो बच्चे क्या हैं अपने अपने तरीके से बताएंगे कि हमारे यहाँ तो ये होता है, हमें तो इसके बारे में इतना पता है। तो सभी बच्चे अपने अपने अनुभव बताएंगे, तो बी ऑप्शन हमारा ठीक है। जहाँ बच्चे को ध्यान में रखा जा रहा है वे ऑप्शन हमारे अच्छे होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के अंतर्गत बातचीत एक महत्वपूर्ण उपकरण है, क्योंकि बातचीत क्यों इंपॉर्टेंट है? ये सीखने और सीखी गई बातों को सुदृढ़ बनाने का एक आधारभूत माध्यम है। या फिर बच्चों को बातचीत करना अच्छा लगता है, वो बातूनी होते हैं। या फिर बातचीत शिक्षण का अनिवार्य अंग है कि बिना बातचीत कोई क्लास में कोई पढ़ाई नहीं होगी। हमारी पार्टी योजना में पहले से ही प्रस्तावित है भाजपा पार्टी। भैया ये गलत है, यहाँ पार्टीबाजी कोई भी नहीं हो रही है, यहाँ पढ़ाई हो रही है ना। तो सी ऑप्शन भी गलत है कि ये अनिवार्य अंग है। ऐसा कुछ नहीं है कि बातचीत अगर होगी नहीं तो कक्षा में पढ़ाई नहीं होगी। बातचीत इसलिए करते हैं जिससे क्या है, क्लास का माहौल ठीक रह सके, और क्या है, सुदृढ़ बनाने का ये एक आधारभूत है। यानी क्या है, चीज़ें ठीक होती हैं, क्लियर होती है, डिस्कशन करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, ये बातचीत का मतलब यहाँ डिस्कशन से है, ये नहीं है बतलाने से अपने घर परिवार की बात। तो ए ऑप्शन हमारा ठीक है। ठीक है भाई, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 30 बताइए, प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापिका संज्ञा पढ़ाते समय पहले संज्ञा की परिभाषा बताती है। ठीक है, उसके बाद उससे संबंधित उदाहरण समझाती है। अध्यापिक व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपनाती है? बताइए, प्रत्यक्ष विधि, सूत्र विधि, आगमन विधि या निगमन विधि? तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। भाई क्या है, पहले नियम समझा रही है, पहले नियम समझा रही है, नियम से उदाहरण की तरफ जा रही है। तो नी से निगमन, नी से नियम, तो डी ऑप्शन हमारा ठीक होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 बताइए, तुम्हारे आसपास ऐसे कौन कौन से फूल हैं जिनकी बहुत तेज महक है? फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। हिंदी भाषा में इन अभ्यासों का क्या उद्देश्य है? बताओ भाई, बच्चों को कह रहे हैं अपने अपनी भाषा में लिखो। ए, पाठ को अपने अनुभव संसार से जुड़ने के अवसर देना और बहुभाषिकता को पोषित करना, कि बच्चे क्या है अपने अपने अनुभव लिखेंगे तो वो संसार के साथ जुड़ेंगे भी, और क्या है, मल्टीलिंग्विलिज्म को भी नर्चर किया जाएगा, बहुभाषिकता को पोषित किया जाएगा। बी ऑप्शन है, बच्चों को भाषा को कक्षा में स्थान देते हुए ये जानना कि क्या वे अपनी भाषा में लिख सकते हैं, कि बच्चों को आंक रहे हैं कि भैया इन्हें कुछ आता है नहीं आता है। सी ऑप्शन है, बच्चों को फूल और उनकी महक के बारे में विस्तृत जानकारी देना। डी ऑप्शन है, बच्चों से यह जानना कि कितने फूलों के नाम जानते हैं। बच्चे सारे फूलों के नाम जानते हैं, हम बच्चों के बारे में कुछ भी नहीं कहेंगे।
उन्हें विस्तृत जानकारी देना, ये भी गलत है। और ये भी गलत है कि बच्चे जानते हैं या नहीं उन्हें ये आंकना। तो भैया बच्चे तो जानते ही हैं, है ना, ऐसा हम सोच के चल रहे हैं। ए ऑप्शन ठीक है, जब बच्चों से कह दिया कि अपने अपने उसमें लिखो, अपने अपने विचारों में, अपनी अपनी भाषा में, तो क्या है, बच्चा संसार से भी जुड़ेगा और बहुभाषिकता भी होगी कक्षा में, उसे भी पोषित किया जाएगा। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 बताइए, कहानियां बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार सहायक हैं? बताइए। यह बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती हैं कि क्या है, बच्चे इमेजिनेशन करते हैं, क्रिएटिविटी करते हैं और थिंकिंग करते हैं, उसे प्रमोट किया जाता है। यह भाषिक नियम ही सिखाती है। सी ऑप्शन है, बच्चों के खाली समय का सदुपयोग करने में मदद करती है। डी ऑप्शन है, यह पाठ्य पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? भाई सबसे बढ़िया वो है जहाँ बच्चे के बारे में बोला जा रहा है कि बच्चों की कल्पना शक्ति बढ़ती है, ठीक है, सृजनात्मकता बढ़ती है, चिंतन को बढ़ावा मिलता है। तो ए ऑप्शन के अंदर सारे ही पॉजिटिव वर्ड हैं, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 बताइए, कुल भौतिक प्रतिक्रिया में किसकी केंद्रीय भूमिका होती है? ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया। ए ऑप्शन है शिक्षक की, बी ऑप्शन है अभिभावक की, सी है परिवार की, डी है विद्यार्थी की। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? बताओ भाई। कुल भौतिक प्रतिक्रिया में अभी तो पढ़ा था शिक्षक की होनी चाहिए। शिक्षक अगर मछली जल की रानी गा रही है तो बच्चे फिर बाद में गाएंगे, तो टीचर का रोल होगा सेंटर में। ठीक है, टीचर नाच नाच के पढ़ा रही है तो बच्चे भी ऐसे ही नाचेंगे, तो टीचर का रोल होगा सेंटर में। तो ए ऑप्शन हमारा ठीक होगा, फिजिकली रेस्पॉन्ड करेगी टीचर। क्वेश्चन नंबर 34 बताइए, भाषा की पढ़ाई क्या है? समूची पाठ्यचर्या में व्याप्त है, समूची पाठ्यचर्या का केवल एक हिस्सा है, बेहद जटिल और संवेदनशील है, भाषा की पाठ्य पुस्तक में ही संभव है कि भाई टेक्स्ट बुक में ही हो सकती है, कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा है कि पढ़ाना आसान नहीं है, या फिर केवल एक हिस्सा है। भाई केवल जहाँ आ गया वो तो नेगेटिव होता है क्योंकि वो आंसर को लिमिटेड कर देता है ना। ए ऑप्शन अच्छा है कि समूची पाठ्यचर्या में व्याप्त है, यानी भाषा की जो पढ़ाई है वो भाई इंटर रिलेट करती है, सारे जितने भी करिकुलम है सभी जगह भाषा की पढ़ाई होती है। अगर हम साइंस पढ़ रहे हैं तो वहाँ भी हमारी लैंग्वेज यूज़ होती है, मैथ पढ़ रहे हैं वहाँ भी होती है, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं सभी जगह क्या है, पाठ्यचर्या में व्याप्त है, सभी जगह मिलती है। तो ए ऑप्शन हमारा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 बताइए, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं कि भाई लैंग्वेज एक्विजिशन जो हम एक्वायर करते हैं उसके लिए हम नियम सीखते हैं, या फिर भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश होना चाहिए, या फिर बिना विद्यालय गए भाषा अर्जन संभव है, या फिर सभी बच्चों में भाषा अर्जन की स्वाभाविक क्षमता होती है। तो कौन सा एक नहीं है, गलत पूछा है, वही हमारा आंसर होगा। भाई नियम थोड़ी सिखाए जाते हैं भाषा अर्जन के लिए, जो हम घर की भाषा सीखते हैं, जो हम लैंग्वेज एक्वायर करते हैं, चल जा भाई, जो हम लैंग्वेज एक्वायर कर रहे हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन जो होती है, भाषा अर्जन जो होती है, उसमें कोई नियम नहीं सीखते हम। तो यही हमारा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन, यानी गलत पूछा है। बाकी सारे ठीक हैं कि इसके लिए एक परिवेश होना चाहिए, एक एनवायरनमेंट से बच्चा सीखता है, और क्या है, बिना विद्यालय जाए भी संभव है, इसके लिए स्कूल जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब बच्चा स्कूल जाता है तो वो लैंग्वेज एक्विजिशन करके ही जाता है, भाषा को अर्जन करके ही जाता है। भाई एडमिशन तभी तो कराते हैं जब वो बोलना सीख जाता है, बोलना सीख जाता है तो कुछ तो बोलेगा ही, है ना। तो डी भी सी ठीक है, सी भी ठीक है, बी भी ठीक है, ए गलत है, यानी ए ही सही है, नहीं पूछा है। तो ए ऑप्शन को हम टिक करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 बताइए, हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है, नोट पूछा है, कौन सा नहीं है? बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावक और अन्य शिक्षकों को बताना कि भाई बच्चे का लेवल ये है, देख लो ये बच्चा डल है, ये 1 साल से आगे ही नहीं बढ़ रहा है, तो इसका ये रिकॉर्ड है, उसकी धज्जी उड़वाएं। या फिर भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना, सही बात है। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना, या फिर बच्चों में भाषागत त्रुटियों की पहचान करना। भाई आकलन का उद्देश्य यही तो होता है कि बच्चे कहाँ गलती कर रहे हैं, क्यों प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन तो ठीक है। उनके सीखने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना जिससे कि वो और अच्छा सीखें, अपने मैक्सिमाइज पोटेंशियल तक जाएं,
ये भी ठीक है। और क्या है, भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना कि इसके अंदर क्या यूनिकनेस है। हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ विशेष आवश्यकता होती है, तो ये भी ठीक है। लेकिन ए ऑप्शन हमारा गलत है कि उसका क्या है, सभी की जगह ढोल बजा दें कि ये बच्चा बहुत गंदा है पढ़ाई में, उसका पहले ही टैग लगा दिया कि ये बच्चा सी सेक्शन में ही रहना चाहिए, है ना, तो ये बात गलत है। या फिर उसके घर को बता दें कि तुम्हारा बच्चा बिल्कुल निकम्मा है, इसका कुछ नहीं हो सकता, किसी और स्कूल में इसका एडमिशन करा दो। तो ए ऑप्शन हमारा ठीक है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में देश का महत्वपूर्ण योगदान है। किसका योगदान है? विदेशी भाषा का, शास्त्रीय भाषा का, मातृभाषा का या क्षेत्रीय भाषा का। भाई बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो या कोई भी डेवलपमेंट हो, सबसे ज़्यादा जो योगदान होता है स्टार्टिंग से ही वो क्या होता है, मातृभाषा का होता है। मातृभाषा हमारा बेस होता है, तभी हम किसी और भाषा को सीख सकते हैं, तभी हमारा और भाषा में विकास हो सकता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, ज़्यादा तेज तो नहीं चल रही हूँ। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है, क्या है? भाषा के विभिन्न प्रयोगों की क्षमता का विकास करना, भाषा की कठिन बातों को सरलता से समझना, भाषा के मानक स्वरूप को पूर्णतः आत्मसात करना, या फिर डी ऑप्शन है भाषा के व्याकरणिक नियमों को पूर्णतः आत्मसात करना। बताओ भाई कौन सा होगा? भाई पूरे नियम याद कर दो व्याकरण के, तो ये उद्देश्य होता है भाषा सिखाने का प्राथमिक स्तर पर, या उसके जो उसके फॉर्मल तरीका है, फॉर्मल मेथड है, उसे याद कर लो, या फिर कठिन बातों को सरलता से समझाना, या सबसे बढ़िया ऑप्शन है कि विभिन्न प्रयोग की क्षमता का विकास करना, बच्चा क्या है प्रयोग कर सके ज़्यादा से ज़्यादा। तो ए ऑप्शन हमारा ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वार्तालाप हो, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग हो, तो ए ऑप्शन हमारा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 बताइए, जिग्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजवा स्वयं से कहती है, खुद से ही बात कर रही है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। अपने आप से ही बात कर दी है। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं? बताइए। व्यक्तिगत वार्ता, इंडिविजुअल टॉक, या जोर से बोलना, या पाठ ढांचा, या फिर आत्म केंद्रित वार्ता। बताइए। प्राइवेट स्पीच, या जोर से बोलना, ढांचा पाठ यानी स्कैफोल्डिंग, आत्म केंद्रित होता है ईगोसेंट्रिज्म। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? भाई क्या है, खुद से बोल रही है, अपने ही एक्शंस को गाइड कर रही है, खुद को ही दिशा दे रही है, तो वो क्या कर रही है? प्राइवेट स्पीच कर रही है, व्यक्तिगत वार्ता कर रही है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा ठीक है, या फिर निज वाक कर रही है। क्वेश्चन नंबर 40 बताइए, हिंदी भाषा शिक्षण के संदर्भ में आप किस कथन से सहमत नहीं हैं? बताइए। ए ऑप्शन है कक्षा में बच्चों को विविध प्रकार का बाल साहित्य उपलब्ध कराया जाना चाहिए। बी ऑप्शन है कक्षा में बच्चों को अधिकाधिक लिखित कार्य दिया जाना चाहिए कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रिटन वर्क दें। कक्षा में बच्चों की भाषा का सम्मान किया जाना चाहिए कि उनकी लैंग्वेज की रेस्पेक्ट होनी चाहिए। या फिर कक्षा में बच्चों को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। तो भाई नहीं पूछा है, गलत पूछा है। ये ऑप्शन तो ठीक है कि बच्चों को अपनी बात कहने का मौका दिया जा रहा है, बच्चे को ध्यान में रखा जा रहा है, बच्चे की इज्जत हो रही है, सम्मान दिया जा रहा है उसकी भाषा को, तो ये भी ठीक है। और क्या है, अलग अलग तरीके का बाल साहित्य उपलब्ध किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये बात गलत है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा रिटन वर्क दे रहे हैं, तो ये बात गलत है, नहीं पूछा है, तो बी ऑप्शन हमारा ठीक होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 बताइए, हिंदी भाषा शिक्षक को यह स्वीकार करना चाहिए कि, क्या स्वीकार करना चाहिए? गलतियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है कि त्रुटियां करके ही तो बच्चे सीखते हैं। गलतियों पर बिल्कुल ध्यान न देने से वे सुधर जाएंगे कि उन्हें इग्नोर कर देना चाहिए, एरर्स को अपने आप सुधर जाएंगे। या फिर सी ऑप्शन है बच्चों को उनकी गलतियां समझाना उनके भाषा विकास में महान बाधा है, कि सबसे ज़्यादा बाधा हो जाएगी अगर उन्हें समझा दिया गया कि तुम यहाँ पे गलत हो। या डी ऑप्शन है बच्चों को भाषा सिखाना जरूरी नहीं है कि उन्हें लैंग्वेज ही मत सिखाओ। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? भाई ये तो गलत है कि उन्हें ज़रूरी नहीं है भाषा सिखाना, या फिर उनकी महान बाधा है, या वे खुद सुधर जाएंगे। तो ए ऑप्शन हमारा ठीक है कि गलतियाँ सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है, क्या है, पार्ट है सीखने का। तो ए ऑप्शन हमारा ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 42 बताइए, शिक्षकों को कक्षा में पढ़ाते हुए शिक्षार्थियों मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए। यानी क्या है, टीचर अगर पढ़ा रहा है तो बच्चों की भाषा का प्रयोग करना चाहिए, बच्चों की मातृभाषा का, क्योंकि यदि उन्हें उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा तो सभी बच्चे एक समान गति से सीखेंगे। या फिर यदि शिक्षार्थी मातृभाषा में सीखेंगे तो वे सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे। या फिर शिक्षार्थी नई संकल्पनाओं को आसानी से समझ पाएंगे तथा स्वयं में कक्षा को अधिक स्वीकृत में अनुभव करेंगे। डी ऑप्शन है, कक्षा में कम से कम भटकाव होगा। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन ठीक होगा। भाई देखो, देखने में तो ये भी ठीक लग रहा होगा कि यदि उन्हें उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा तो सभी बच्चे एक समान गति से सीखेंगे, लेकिन ये गलत है, क्योंकि हर कोई एक गति से नहीं सीख सकता। सबके सीखने की जो गति है वो अलग अलग होती है। भाई हम सब हैं, हम सबकी सीखने की गति भी तो अलग है। क्या पता मेरे से दूसरा बंदा है, उसकी IQ बहुत अच्छा हो, वो जल्दी से सीख लेता हो, क्या पता मैं नहीं सीख पाती हूँ, है ना। तो क्या है, एक गति से तो कोई भी नहीं सीख सकता, सबकी गति अलग होती है, किसी की तेज होती है, किसी की धीमी होती है, ठीक है। और अगर उनकी मातृभाषा में सिखाएंगे तो भैया वे सारे आंसर देंगे, ऐसा भी नहीं है ना। और कम से कम भटकाव होगा तो ये भी पॉसिबल नहीं है। सबसे बढ़िया है कि भाई उन्हें अगर उनकी मातृभाषा में या उन्हीं की भाषा को प्रयोग करके टीचर सिखाएगा तो जो नए कंसेप्ट हैं, जो नए टॉपिक हैं, उन्हें वो आसानी से समझ पाएंगे, है ना। और बच्चों को ये भी लगेगा कि हमारी रेस्पेक्ट हो रही है ना, हमें स्वीकार किया जा रहा है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है, ठीक है। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 43 बताइए, इसे तो उड़ा देंगे आप। पठन में आने वाली समस्या का नाम है, क्या है, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, अफेजिया या फिर डिसकैलकुलिया। भाई पढ़ने संबंधित विकार क्या है, डिसलेक्सिया है ना, तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 बताइए, एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में क्या करना चाहिए, भाषा सिद्धांत की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए कि सभी सिद्धांत, सभी थ्योरी बताएं उन्हें। अलंकारिक भाषा प्रयोग की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए कि भाषा की सजावट बताएं। या फिर विविध संदर्भ में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए कि भाषा को क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, घर में यूज़ करें, स्कूल में यूज़ करें, पड़ोस में यूज़ करें। या फिर शुद्ध भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। भैया शुद्ध तो कोई भी नहीं करता, कितना भी पढ़ लीजिए, त्रुटियां तो होती ही हैं, है ना। और ना ही भाषा को सजाना है और ना ही उसके सिद्धांतों की समझ विकसित करनी है। सबसे बढ़िया है कि अलग अलग संदर्भ में यूज़ करें, कंटेक्स्ट में बच्चे यूज़ करें, अपने दोस्तों के साथ बोले, घर पे जाके बोले, पड़ोस में जाके बोले, तो क्या है, भाषा को प्रयोग करें, इसकी क्षमता विकसित करनी चाहिए। तो सी ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 बताइए, हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः। फर्स्ट ऑप्शन है, भाषा की पाठ्यपुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य होना अनिवार्य है, कि उनकी पाठ्यपुस्तक में हर एक भाषा होनी चाहिए। उनके सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है, कि टीचर को नॉलेज होनी चाहिए। उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है, जो अलग अलग पृष्ठभूमि से बच्चे आ रहे हैं उनकी भाषा को क्या है, कक्षा में सम्मान मिलना चाहिए। या फिर उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है, कि सभी बच्चे सीखें। या फिर शिक्षक को नॉलेज होनी चाहिए। या फिर क्या है, पाठ्यपुस्तक उन्हीं के तरीके से होनी चाहिए। भाई सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि उनकी भाषाओं को क्या है, कक्षा में रेस्पेक्ट मिले, सम्मान देना अनिवार्य है, जबकि जो कि उन्हें ऐसा लगेगा कि हमें स्वीकार किया जा रहा है, ठीक है, बच्चों को अच्छा महसूस होगा। तो थर्ड ऑप्शन हमारा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 बताइए, बस खत्म ही होने वाले हैं क्वेश्चन। बताइए, आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से क्या होगा, भाषा को विभिन्न संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बनती है, व्याकरण सम्मत व्याकरण सीखने को मिलती है, भाषा सीखने को मिलती है, किताबों के बारे में जानकारी मिलती है, या फिर लेखकों के बारे में जानकारी मिलती है। तो भाई लेखकों के बारे में, किताबों के बारे में या व्याकरण की जानकारी हमें नहीं लेनी है। हमें क्या है, भाषा को क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना है, विभिन्न संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बनती है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 बताइए, चॉम्स्की के अनुसार बच्चों के पास भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अतः हिंदी भाषा की कक्षा में बच्चों को
क्या होगा? विविध भाषा प्रयोग से परिचय प्राप्त करने के अवसर दिए जाने चाहिए, कि बच्चों को मौके दें जिससे वो भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकें। व्याकरण के नियम समझा दिए जाएं ताकि वे अपनी इस क्षमता के माध्यम से जल्दी भाषा सीख सकें, कि उन्हें रूल बता दो कि अब सीख लो भैया। सतत और व्यापक आकलन की प्रक्रिया से मुक्त रखें, उन पर अनावश्यक बोझ न डालें कि उनका कोई भी आकलन ना हो। कुछ भी नया पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, तो ये तो गलत है सरासर, कि कुछ मत पढ़ाओ बच्चों को, या फिर उनका आकलन ही ना हो बिल्कुल भी, है। या फिर क्या है, व्याकरण के नियम समझा दो, रूल्स बता दो कि अब अपने आप पढ़ लीजिए, तो ये भी गलत है। ए ऑप्शन हमारा ठीक है, कि विविध भाषा प्रयोग से क्या है, परिचय कराना है, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा भाषा प्रयोग करवानी है, तो ए ऑप्शन हमारा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 बताइए, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेदारी महसूस करते हैं, बताइए। समय सीमा के भीतर भाषा का पाठ्यक्रम पूर्ण करना, कि टाइम से क्या है, सिलेबस कंप्लीट हो जाए, फिर क्या है, चिल करेंगे। समय सीमा के भीतर पाठ्य पुस्तक पूर्ण करना, कि बुक कंप्लीट हो जाए बस टाइम से। बच्चों का भाषा के विविध स्वरूपों और प्रयोगों से परिचय कराना, कि बच्चों को क्या है, अलग अलग एनवायरनमेंट देना, भाषा के अलग अलग रूप बताना, अलग अलग मेथड्स यूज करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कराना। बच्चों द्वारा भाषा परीक्षा में अच्छे अंक लाना, तो अंक लाने पे हमें फोकस नहीं करना है, ना ही बच्चे को आंकना है और ना ही उसका टेस्ट लेना है, ठीक है। और ये तो सरासर गलत है कि भैया टाइम से करिकुलम कंप्लीट हो जाए, टाइम से बुक कंप्लीट हो जाए, तो ऐसा टीचर की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। टीचर क्या है, टीचर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चों को क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा भाषा को प्रयोग कराए और भाषा के विविध रूप बताए, स्वरूप बताए। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 49 बताइए, भाषा शिक्षक को स्वयं अपनी भाषा प्रयोग की क्षमता को बढ़ाना चाहिए। क्या है, टीचर को अपनी प्रयोग की क्षमता बढ़ानी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो भाषा प्रयोग कर रहा है उसकी क्षमता को और विकसित करना चाहिए। क्यों भाई, उसका भाषा प्रयोग कक्षा में भाषा वातावरण का निर्माण करता है, कि टीचर क्या है भाई, जिस तरह से टीचर बोलेगा उसी तरह से क्लास का एनवायरनमेंट बनता है टीचर के बोलने के ऊपर। अगर टीचर गलत बोल रहा है तो वातावरण बिगड़ जाता है, पूरा क्लास का माहौल ही बिगड़ जाता है ना। वह भाषा का शिक्षक है या फिर विद्यालय का यह निर्देश है, या फिर इससे वह दूसरों पर प्रभाव डाल सकता है। तो भाई ये तीनों ही ऑप्शन गलत हैं। फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, कि क्या है, अगर वो सही भाषा उपयोग करेगा तो क्या है, कक्षा में भाषा का वातावरण बना रहेगा, अच्छा निर्माण होगा, तो ए ऑप्शन हमारा ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 50, भाषा शिक्षक की भूमिका में महत्वपूर्ण यह है कि, क्या है महत्वपूर्ण, पाठ्य पुस्तक आधारित आकलन के स्तर पर स्वयं बहुविकल्पी प्रश्न तैयार करें, कि खुद एमसीक्यू क्वेश्चन बना दें, खुद पेपर तैयार करें, या फिर पाठ्य पुस्तक को ही आकलन का एकमात्र आधार बनाते हैं, यानी ओनली हुआ, केवल हुआ, या फिर एकमात्र हुआ, ये क्या करते हैं, आंसर को लिमिटेड कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह के ऑप्शन पे नहीं जाएंगे हम। पाठ्य पुस्तक को समय सीमा के भीतर पूर्ण करा दे, कि टाइम से कंप्लीट करा रहे हैं बुक को, नहीं। पाठ्य पुस्तक को सीमा से स्वतंत्र होकर विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग को महत्व दें, ये सही है, कि क्या है, बुक पे फोकस ना करके प्रयोग पे फोकस करें, कि भाषा क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अलग अलग संदर्भों में प्रयोग कर सकें। तो डी ऑप्शन हमारा ठीक है, ठीक है भाई, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अनदर वीडियो के साथ। आप बता दीजिए और किस चीज़ के क्वेश्चंस कराऊं ज़्यादा से ज़्यादा। मैं तो सोचती हूँ कि कल साइंस के लेके आऊँ, बाकी आप बता दीजिए। जो भी आपका पोर्शन वीक हो तो कमेंट सेक्शन में बता दिया करें कि इस पे ज़्यादा फोकस करना है, तो मैं वही करा दूंगी। बाकी लाइक शेयर करते रहें। देखो भाई 10 से 15 लोग देखते हैं डेली, बहुत कम ही, अभी बहुत कम लर्नर्स हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन जो भी जुड़े हैं बहुत अच्छे हैं। तो आप 10-10, 20-20 लोगों को भी अगर शेयर करेंगे तो काफ़ी आगे तक जाएगी, ठीक है। तो इतनी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप ले ही सकते हैं, है ना। तो इतना कर दीजिए, बाकी और जैसे टाइम बढ़ेगा ऐसे ही लर्नर्स हमारे साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है। बाकी आप भी जोड़िएगा, 10-10, 20-20 लोगों के पास भेजिएगा। आप जो भी आप ग्रुप में जुड़ रहे हो वहाँ भेजिएगा। और देखो बीएड का चैनल भी मैंने स्टार्ट कर दिया है, बीएड की थ्योरी भी मैं कराऊंगी कॉलेज विद भावना के साथ, ठीक है। नाम है कॉलेज विद भावना, मैंने लिंक भी डाला हुआ है अदर चैनल में, ठीक है। चैनल के फोल्डर में अगर आप जाएंगे तो दूसरे चैनल का वहाँ पर आपको मिलेगा लिंक, तो आप उसे सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ भी अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो यहाँ भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब सीटेट हो जाएगा, फिर उसके बाद हम यूपी टेट की तैयारी करेंगे,
ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है।